एक दिन मैंने अपनी पत्नी को चुपके से जहर दिया और कहा कि इसे पी लो। मुझे अपनी पत्नी से बहुत नफ़रत थी क्योंकि मेरी पत्नी मेरे घरवालों की पसंद की थी। मैं उससे जान छुड़ाने के लिए जहर दे दिया और घर से बाहर निकल गया। अब मैं उसकी मौत की खबर सुनने के लिए बेचैन था कि तभी अचानक मेरे पापा का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि बेटा, बहू की आखिरी सांसें चल रही है, तुम जल्दी से घर आ जाओ, वह तुम्हें कुछ बताना चाहती है। मैं दौड़ता हुआ घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मरते हुए मुझे एक ऐसी बात बताई थी जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। मेरा नाम आनंद है। मैं शहर में जॉब करता था और अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर शादी करने के लिए घर आया था। आज मेरी शादी को 1 महीना हुआ। मुझे इस शादी से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मुझे एक एक लम्हा घुटन दे रहा था और इस तकलीफ़ से निकलने के लिए मैं शहर वापस जाने के लिए सुबह सवेरे ही उठ गया था। मेरे पापा ने अपने मरते हुए दोस्त से वादा किया था कि वह उनकी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे और आज उन्होंने अपना यह वादा पूरा कर दिया था, अपने स्वर्गीय दोस्त की बेटी से मेरी शादी करके। मेरी पत्नी मुझसे उम्र में बड़ी थी और मुझे पसंद भी नहीं थी। उसका नाम स्नेहा था। मैंने गुस्से में घर से निकलने लगा तो स्नेहा मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी कि इतनी जल्दी वापस नहीं जाइए। मेरी पत्नी मुझे एक आँख नहीं भाती थी। मुझे उसका बोलना भी जहर लग रहा था। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी मेरे आँखों के सामने से कहीं चली जाए, जिससे कि मुझे उसका चेहरा नहीं देखना पड़े। ये तो मुमकिन नहीं था क्योंकि वह बहू बनकर मेरे घर आ चुकी थी, तो वह तो यह घर छोड़कर नहीं जा सकती थी। लेकिन कम से कम मैं तो इस घर को और उसे छोड़कर शहर जा सकता था, क्योंकि मैं शहर में ही जॉब करता था। मैंने अपने पापा के कहने पर जहर का कड़वा घूंट पी लिया था, मगर मैंने अपनी नई नवेली दुल्हन से कोई समझौता नहीं किया था और उसे साफ साफ कह दिया था कि इतनी जल्दी वापस शहर जाने का मेरा भी इरादा नहीं था। मैं तुम्हारी शक्ल अब और ज़्यादा नहीं देख सकता हूँ। मैंने महसूस किया था कि मेरी बात सुनकर वह एकदम से मुरझा गई थी। फिर आंखों में आंसू भरकर बोली, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं उसका मुंह देखता रह गया था। मुझे मन ही मन हंसी आ गई थी कि यह लड़की मुझ जैसे स्मार्ट और हैंडसम लड़के के साथ रहने के सपने देख रही थी। खैर, इसमें उसकी भी गलती नहीं थी। यह सपना शायद मेरी वजह से वह देख रही थी, क्योंकि मैं भावनाओं में बह गया था और सुहागरात उसके साथ मना चुका था। मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और यही मेरी गलती हुई थी। लेकिन अब मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। माँ और पापा को जब पता चला कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ, तो वो दोनों मेरे पास आ गए और मुझे समझा रहे थे कि अभी तुम्हारी शादी को 1 महीना ही तो हुआ है और तुम बहू को छोड़कर जा रहे हो। मैं पापा की बातें सुन रहा था क्योंकि मैं उनका बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था। मेरे पापा बहुत तारीफ़ करते थे कि मैं उनकी सारी बातें मानता हूँ और मैं भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे पापा का दिल दुखे। मैंने पापा से काम का बहाना बनाकर उनसे आज्ञा मांगी और फिर मजबूरन पापा ने मुझे शहर जाने की आज्ञा दे दी। उन्हें अपने मेहनती बेटे पर गर्व होने लगा। मैं जब घर से निकला तो स्नेहा छत पर कपड़ा डालने गई थी। मैं उसे बताए बगैर ही घर से निकल आया। हकीकत तो यह थी कि गांव के माहौल में मेरा दम घुटता था। मुझे तो शहर का चकाचौंध अच्छा लगता था। चाहता तो मैं अपने गांव में भी कोई खुद का बिजनेस कर सकता था, लेकिन मुझे गांव में रहकर गांव में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैंने जैसे तैसे करके शहर में काम कर लिया था और वहीं रहने लगा था। गांव तो बस नाम के लिए कभी कभी आता था। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर उतरा, मेरी महंगी कार के साथ बॉडीगार्ड आ पहुंचे थे। मेरा काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती थी। अगर मेरे पापा को यह पता चल जाता कि उनका लाडला इकलौता बेटा क्या काम करता है, बेचारे तो भगवान को ही प्यारे हो जाते। जहाँ तक मेरी पत्नी की बात है, तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। पुराने ख्याल वाली हर चमक दमक से दूर पत्नी मुझे चाहिए भी नहीं थी। यहाँ शहर में एक से बढ़कर एक लड़कियाँ मेरी दोस्त थी। तभी तो मुझे गांव की वह लड़की एक आंख नहीं भाती थी। शहर में मेरा एक नाम था, एक पहचान थी। बड़े बड़े ठेके वाले भी
मेरे आगे पानी भरते थे और मेरे इलाके की तरफ कोई स्मगलर तो क्या पुलिस भी आंख उठाकर नहीं देखती थी। हाँ, मैं एक जाना माना और बहुत बड़ा क्रिमिनल था। स्नेहा को भुलाकर मैं अपने काम में बिजी हो चुका था। एक दिन की बात है, जब मैं भेष बदलकर एक ट्रेन में सवार होकर अपना शिकार ढूंढ रहा था। कॉलेज की कच्ची उम्र की लड़कियां और लड़कों को मैं अपने काम में फंसाता था। इस उम्र में हर एक की चाहत होती है कि वह पैसा कमाए और अपने माता पिता का सहारा बने। मैं लड़के लड़कियों को अच्छे खासे पैसे ऑफर करता था। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को अपना शिकार बनाए हुए थे। हमेशा की तरह उस दिन भी ट्रेन में बहुत भीड़ थी। मैं सीट पर बैठा हुआ था और एक लड़की मेरे बगल में खड़ी थी। वह दिखने में गरीब घर की लग रही थी। उसका बैग भी काफ़ी पुराना था। उसके जूते भी फटे पुराने थे। उस लड़की का हुलिया उसकी गरीबी की दास्तान चीख चीख कर सुना रही थी। मेरा नया शिकार मिल चुका था। मुझे मालूम था कि ऐसी लड़कियों को फंसाना बहुत आसान होता है। ऐसी लड़कियां गरीबी से जान छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैं अपनी सीट से उठा और उससे बोला कि तुम इस सीट पर आकर बैठ जाओ। वह लड़की मेरी बात सुनते ही गुस्से से भड़क उठी और मुझे घूरने लगी। कहने लगी, मैं तुम जैसे लड़के को अच्छी तरह से जानती हूँ। लड़कियों से बात करने का बहाना चाहिए तुम्हें। बस लड़की को सीट ऑफर कर दो और उससे बातचीत शुरू कर दो। यह तरीका पुराना हो चुका है। मैं तुम जैसे लड़कों के सारे हथकंडे जानती हूँ। मुझे उसकी यह बात भी अच्छी लगी थी। मुझे मालूम हो गया था कि यह मेरे लिए बहुत ही काम की साबित होगी। मेरे सामने एकदम मेरे डरपोक सी पत्नी का चेहरा घूम गया था और उसका चेहरा याद आते ही मेरा मुंह कड़वा हो गया था। उस दिन के बाद मैं हर रोज़ उस स्टेशन पर जाकर खड़ा हो जाता था जिस स्टेशन से वह ट्रेन लेती थी, और मैं भी उसके पीछे पीछे उसी डब्बे में चढ़ जाता था। उस लड़की से बात करने का कोई न कोई बहाना तलाश करता रहता। मैं अपने खास लोगों को उसकी जासूसी पर लगा रखा था। अगले ही दिन मुझे उसकी पूरी जानकारी मिल चुकी। वह बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके एक ही कमरे के मकान थे। वह अपने बूढ़े माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उस लड़की का नाम रिया था। उसके कॉलेज का भी पता लगवा लिया था। फिर मैं कुछ दिन अपने काम में ज़्यादा बिजी हो गया और रिया के साथ ट्रेन में नहीं गया। बिना उसको देखे मुझे कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा था और मैं अपनी इस हालत से बेखबर था कि मुझे उससे प्यार हो गया है। एक दिन मैं उसके कॉलेज गया और उसकी सहेली से कह दिया था कि रिया के पल पल की रिपोर्ट मुझे चाहिए। पहले तो उसकी सहेली नहीं मान रही थी, लेकिन उसकी अकड़ तो मेरे साथ खड़े बड़ी बड़ी मूंछों वाले बॉडीगार्ड को देखकर ही ख़त्म हो गया था। फिर उस लड़की ने मुझसे मेरा नंबर लिया। फिर मैं वहाँ से उठा, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल बार बार रिया को देखने को करने लगा था। अगले कुछ दिन मेरे बहुत ही बिजी निकले थे और इस बीच मैं उसको नहीं देख पाया था, मगर उसका ख्याल बार बार मुझे तंग कर रहा था। और फिर एक दिन अचानक रिया की सहेली की कॉल आ गई। उसने बताया कि 7 दिन बाद उसकी शादी हो रही है। ये बात सुनते ही मेरा दिल टूटकर बिखर गया था। वह अपनी सहेली को शादी में इनवाइट किया था, तभी उसने फ़ौरन मुझे कॉल करके बता दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं रिया से प्यार करने लगा हूँ। मुझे अपनी हालत पर खूब हंसी आई थी और फिर मैंने बैठकर सोचा कि क्या करना चाहिए। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और बारात आने से ठीक पहले मैंने अपने एक भरोसे के आदमी को भिजवाकर उसको उसके घर से उठा लिया और अपने घर के एक कमरे में बंद कर दिया था। मैंने अपने आदमियों को सख्ती से बोल रखे थे कि इस लड़की को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसकी इज्जत की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी थी। मेरा दिल उसको देखने के लिए तड़प रहा था, मगर मैं बड़ी मुश्किल से खुद को रोक रखा था। कुछ दिन अपने घर पर रखकर उसे सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया था। वह मेरे यहाँ जैसे आई थी वैसे ही वापस चली गई। रिया का रिश्ता टूट चुका था। अब मुझे आगे यह करना था कि उसके दिल में अपने लिए जगह बनानी थी। मैं हर काम बड़ी प्लान के साथ कर रहा था। यह मेरी पुरानी आदत थी और तभी तो आज तक मुझे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। पुलिस को मुझ पर शक था, मगर वह मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने में नाकाम थी। मैं रिया की गली में जाकर खड़ा हो जाता था। मैंने बड़ी चालाकी से उसके पापा से दोस्ती कर ली थी। वह सीधा साधा आदमी था। उससे बातचीत करना कोई मुश्किल बात नहीं थी।
जब उसके पापा से मेरी बातचीत होने लगी थी तो उन्होंने मुझे बताया कि रिया का मंगेतर ही घर के सारे खर्च किया करता था। घर का चूल्हा उस लड़के की वजह से चलता था, अब तो भूखे रहने की नौबत आ गई है। फिर मैंने उनके घर राशन डलवा दिया। रिया के पापा ने बहुत मना किया, मगर मैंने भी कह दिया कि मुझे अपना ही बेटा समझे, और इस तरह से मैं रिया के पापा से जान पहचान करके उनके घर तक भी पहुंच चुका था। मैं उसके घर पर पैसा लुटा रहा था, लेकिन रिया को पता चल चुका था कि मैंने उसका किडनैप करवाया था। इसलिए वह मुझसे नाराज़ थी और बात भी नहीं करती थी। लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने उसके घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। कभी उसके बूढ़े माँ बाप को डॉक्टर के पास ले जाता, तो कभी उसके घर ज़रूरी सामान लाकर रख देता। मेरी इसी मेहरबानियों की वजह से रिया मुझसे माफ़ी मांग ली। मैंने कहा कि इंसान को कभी कभी गलतफहमी हो जाती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन के बाद मैं जब भी उसके घर जाता तो वह मेरे लिए खुद अपने हाथों से चाय बना कर लाती। इस तरह धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हो गई थी। कभी कभी हम घूमने के लिए बाहर चले जाया करते थे। कभी महंगे होटलों में भी उसे खाना खिला देता था और साथ में मूवी भी देखते थे, और उसे खूब सारे शॉपिंग भी कराता था। और ऐसा करने पर मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता था, क्योंकि ये सब करने से मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिलता था। रिया की सुंदरता का मैं दीवाना हो चुका था। मेरे द्वारा दिए गए महंगे कपड़े और ज्वेलरी से उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा निखर गई थी। रिया का झुकाव भी मेरी ही तरफ था। छुपे शब्दों में मैं उसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुका था, और वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, जब मैंने उसके पापा से उसका रिश्ता मांगा था। और पापा को भी इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं था, बल्कि वह तो खुशी से पागल हो गए थे। मगर ना जाने कहाँ से उसको मेरी पहली शादी की खबर हो गई, जबकि मैंने आज तक उसे स्नेहा के बारे में नहीं बताया था। और वह सारा दिन रोती रही थी। उसके आंसू देखकर मेरा तो कलेजा फटा जा रहा था। मैंने उसे हर तरह से विश्वास दिलाया कि वह हमारे रास्ते का कांटा नहीं बनेगी, क्योंकि मैं तो उसको देखना भी पसंद नहीं करता था। और वह सीधी साधी लड़की है, वह गांव में ही रहेगी और हम शहर में रहेंगे। मगर रिया किसी भी तरह नहीं मानी, और फिर उसने शर्त रखी कि मैं जब तक स्नेहा को तलाक नहीं दूंगा तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी। मैंने उसे बताया कि मैं उसको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैं उसको छोड़ दिया तो मेरे मम्मी पापा मर जाएंगे। तो रिया ने कहा कि फिर तुम ऐसा करो कि वह खुद छोड़कर भाग जाए। मुझे उसकी बात पसंद आई। मजबूरन मुझे शहर से सब छोड़कर दोबारा गांव जाना पड़ा। मम्मी पापा और स्नेहा मेरे गांव आने पर बहुत खुश थे, लेकिन मेरा रवैया स्नेहा के साथ बहुत ही कठोर था। बात बात पर मैं उसको जलील करता, उसे ताने देता, मगर वह मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी, बस खामोशी से आंसू बहाती रहती थी। उसकी शक्ल मुझे और ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। मैं उसको पकड़कर शीशे के सामने खड़ा कर देता था और उससे पूछता, बताओ तुम्हारा और मेरा कहाँ पर जोड़ मिलता है? तुम काली अंधेरी रात हो और मैं उजला सवेरा। उसकी आंखों में आंसू भर जाते थे और वह मुझे देखने लगती थी। उसके आंसुओं से पल भर के लिए जो मुझ पर कुछ असर होता था, मगर मैं अपने दिल का क्या करता। मैं तो किसी और के इश्क में पागल हो चुका था। मैंने स्नेहा के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव शुरू कर चुका था, और अब तो नौबत मारपीट पर आ गई थी। मैंने हाथ भी उठाना शुरू कर दिया था। मेरी इतनी बेदर्दी के बाद भी वह एक शब्द भी नहीं कहा करती थी। मैं जितना उससे दूर भागता वह उतना ही मुझ पर मरती थी। मेरी ज़िंदगी में अगर रिया ना होती तो शायद अब तक मैं स्नेहा की अच्छाइयों का दीवाना बन चुका होता। मगर अब मैं उससे जान छुड़वाना चाहता था, तो उसकी यह हरकतें मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। मैं जल्द से जल्द रिया के पास जाना चाहता था। उसकी खूबसूरत प्यारी सी सूरत मुझे याद आती थी। गांव आए हुए मुझे 2 महीना हो चुका था, और इससे मेरे कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। मैं रिया के साथ मोबाइल पर बराबर कांटेक्ट में रहता था। मैं उसे समझाता था कि थोड़ा सब्र कर लो, और सारे हालात बताता रहता था। यह भी बताता कि स्नेहा किसी भी तरह मुझसे रिश्ता ख़त्म नहीं करेगी। वह मेरी मार पिटाई सब सहती रहती है। और फिर रिया ने मुझे एक ऐसा आइडिया दिया जिसे सुनकर मेरा दिल दहल गया। उसने मुझे कहा कि तुम अपनी पत्नी को जहर दे दो। एक पल के लिए मेरा दिल डूब गया था, मगर इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। मैंने कहा, ठीक है, ये खुशखबरी मैं तुम्हें जल्दी ही सुनाऊंगा।
और ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। सुबह हो चुकी थी। रात को जब मैं सो रहा था और अचानक से मेरी नींद खुली तो देखा स्नेहा बेड पर नहीं थी। मैंने उठकर घर में ढूंढा मगर वह कहीं नज़र नहीं आई। फिर मैं छत पर गया तो वह उधर ही बैठी हुई थी। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। उस समय मैंने उससे बड़े ही प्यार से बातें की थी और पूछा क्या हुआ। मेरे पूछने पर वह बस हल्का सा मुस्कुरा दी थी मगर अपने होठों पर कोई शिकवा नहीं लाई। मैंने कहा मैं बहुत बुरा हूँ ना। मेरे शब्दों में बनावटी मोहब्बत भरी हुई थी और मेरी इस मोहब्बत पर वह तड़प कर रह गई थी और कहने लगी बुरी तो मैं हूँ। पहले आपकी ज़िंदगी को नरक बना दिया और जब मैं आपकी तरफ देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखता है। आप जैसे हैंडसम और स्मार्ट लड़के को मुझ जैसी पत्नी मिली है। आप कहाँ बुरे हैं, बुरी तो मैं हूँ। उसकी बातें मुझे एहसास दिला रहे थे कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। मगर वह कहते हैं ना कि जिसकी सूरत काली होती है उसका दिल बहुत साफ़ होता है। वह दिल की बहुत साफ़ लड़की थी। मैंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा अच्छा ये सब छोड़ो, आज गर्मी बहुत है, कोल्ड ड्रिंक में क्या पीना पसंद करोगी। एक पल को मेरा दिल तो चाहा कि समय यहीं ठहर जाए और मुझे इस मासूम लड़की की जान ना लेनी पड़े। मगर फिर मेरी नज़रों के सामने रिया का चेहरा आ गया। मैं उसके बिना नहीं रह सकता था और उसको पाने के लिए मुझे ये करवा घूंट पीना ही पड़ेगा। मैं कुछ देर स्नेहा के पास बैठने के बाद कहा चलो नीचे, नींद आ रही है। फिर हम दोनों नीचे अपने कमरे में आकर सो गए। अगली सुबह मैं बाहर गया और वहाँ से मैं स्नेहा के लिए कोल्ड ड्रिंक लिया। घर वापस आने लगा। रास्ते में मैंने उसमें जहर मिला दिया। ऐसा करते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं पसीने से भीग चुका था। मगर उस दिन शैतान ने मेरी एक न चलने दी। वह मुझ पर पूरी तरह हावी हो चुका था। मैं घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैंने झूठी मोहब्बत जताकर वह कोल्ड ड्रिंक उसके सामने रखा और कहा कि इसे पी लो। उसने मेरे सामने ही पी लिया। मेरा सामान तो पहले से ही पैक था। मैंने उसको बाय बोला और खुशी खुशी शहर के लिए सफ़र पर निकल पड़ा। मैं बहुत रिलैक्स था कि मेरी खुशियों के बीच जो सबसे बड़ा कांटा था वह अब निकल जाएगा। मगर ना जाने क्यों मैं जैसे जैसे शहर की तरफ बढ़ रहा था मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं रिया को कॉल करके अपने आने के बारे में नहीं बताया था क्योंकि मैंने उसके घर पहुंचकर उसे सरप्राइज़ देने का सोचा था। दरवाजे की चाबी मेरे पास मौजूद थी क्योंकि वह फ्लैट मैंने ही रिया को ख़रीद कर दिया था। मैं उस फ्लैट में पहुंचकर चुपके से दरवाज़ा खोला और उस घर में दाखिल हो गया। लेकिन यह क्या, मुझे अजीब सा एहसास हुआ। वहाँ बहुत खामोशी थी। तभी मैंने उसको देखा एक कमरे से निकली। बहुत ही सुंदर लग रही थी और उसके हाथ में मिठाई की ट्रे थी। वह मुझे देखकर कहने लगी आज हमारे रास्ते का कांटा निकल चुका है। आज तो बहुत ही खुशी का दिन है, यह मिठाई खाओ। लेकिन मैं उसकी खुशी देखकर बौखला गया था। जब से मैंने उसे फ़ोन किया था कि जहर दे दिया है तभी से यह तैयारी में लगी थी और खुशियाँ मना रही थी। उसने कहा मुँह तो मीठा करो। मुझे मिठाई देखकर अजीब सा महसूस हो रहा था मगर रिया के बार बार कहने पर मैंने एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। वह मुस्कुराती हुई कमरे में चली गई। जब उसे काफ़ी देर हो गई और ना लौटी तो मैं उस कमरे की तरफ चला गया और मैंने दरवाजे के अंदर से झांक कर देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। कमरे के अंदर से किसी लड़के के बोलने की आवाज़ आ रही थी। रिया उस लड़के के पास बैठी हुई कह रही थी आप चिंता ना करें, मैंने आनंद का पक्का इंतज़ाम कर दिया है। मिठाई में जहर डालकर उसको खिला दिया है और आज अपना बदला भी मैंने उससे ले लिया है। वह क्या समझता था कि मुझे खबर नहीं होगी कि मेरा मुजरिम कौन है। मुझे किसने मेरी शादी की रात में अगवा किया था। मेरा मुजरिम आनंद ही तो है। वह तो भगवान की कृपा है जो आपने मेरे पर विश्वास किया। मोहब्बत तो मैं सिर्फ आपसे ही करती हूँ और हमेशा ही करती रहूँगी। रिया की बातें सुनकर मुझ में वहाँ खड़ा होने की हिम्मत नहीं थी। मैं दबे पाँव वहाँ से निकल आया था और तभी अचानक मेरे घर से कॉल आई और मेरी माँ ने कहा बेटा तुम्हारी पत्नी की आखिरी सांसें चल रही है और वह तुम्हें बुला रही है। मेरे तो कदमों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। जहर तो मुझे भी दिया गया था। मेरी हालत भी ख़राब हो रही थी लेकिन अब मुझे अपनी हालत की परवाह नहीं थी। मैं जल्दी से गांव पहुंचा। मैंने देखा कि स्नेहा के चेहरे पर मौत का सन्नाटा था। मेरे घर पहुंचते ही मेरी पत्नी ने मुझे मुस्कुरा कर देखा। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरी रूह काँप उठी थी और फिर अचानक वह मेरे पैर पकड़कर बोली आप मुझे माफ़ कर दो। मैं घबरा गया और पूछा क्या हुआ स्नेहा। उसने रोकर कहा मैंने आपकी अलमारी तलाश की थी।
मुझे आपके गलत काम के बारे में सब सबूत मिल चुके हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। जहर अपना काम कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी खरा उसकी बातें सुन रहा था। वह कह रही थी कि मैं सोच रही थी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं या ना करूं। मैं इसी सोच में डूबी हुई थी, लेकिन मैं आपको भगवान के कहर से बचाना चाहती थी। इसलिए मैं आपको इस गलत काम के दलदल से निकालना चाहती हूँ। और आपको इस दलदल से निकालने के लिए बस मेरे पास एक ही रास्ता था कि आपको पुलिस के हवाले कर दूँ। मैंने आज ही आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती है और आपको गिरफ्तार कर सकती है। उसकी कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लग रही थी। इतना कहते ही स्नेहा एकदम ज़मीन पर गिर पड़ी थी। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। जल्दी से उसे लेकर डॉक्टर के पास गया। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं रो रो कर भगवान के सामने उसकी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था और फिर मैं भी बेहोश होकर गिर पड़ा था। जब मुझे होश आया तो अपने पास डॉक्टर को खड़ा देखा और सबसे पहले मैंने स्नेहा के बारे में पूछा। भगवान की कृपा हुई और वो बच गई थी। जब मेरी तबीयत कुछ संभली तो मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मैंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। जेल में मैं दिन रात भगवान से रो रो कर अपने पापों की माफ़ी मांगी। मुझे सज़ा हुई। सज़ा के बाद मुझे जेल से रिहाई मिली और जब अपने जुर्म की सज़ा भुगत कर मैं वापस अपने घर जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं स्नेहा मुझे माफ़ करेगी भी या नहीं। मैंने अपनी रिहाई की खबर किसी को भी नहीं दी थी। चुपचाप घर पहुंच गया था और बाहर दरवाजे पर ही रुक गया। घर के अंदर से स्नेहा की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ आ रही थी। वह कह रही थी मेरी माँ से, माँ जी आपके बेटे बहुत ही बहादुर हैं। कभी भी अपने बेटे को किसी से कम मत समझिए। जब वो आएंगे तो देखिएगा कितने नेक इंसान बनकर आएंगे। वो अपने रास्ते से भटक गए थे, लेकिन अब हमारा आने वाला कल अच्छा होगा। मुझसे अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं भागता हुआ घर में दाखिल हो गया। मैं स्नेहा के कदमों में बैठ गया था और उससे रो रो कर अपने पापों की माफ़ी मांगी। उसने मुझे उठाकर अपने गले से लगा लिया और माफ़ कर दिया। तो मैं अपने माँ पापा से लिपट गया और पापा से कहने लगा कि आज मैं एक अच्छा इंसान बना हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से, क्योंकि आपने मेरे लिए इतनी अच्छी हमसफ़र ढूंढी थी। अब मुझे स्नेहा की सांवली रंगत चांदनी जैसी मालूम हो रही थी। लोग कहते हैं इंसान कभी निराश नहीं होता, बल्कि बड़ों के आशीर्वाद से जीवन में खुशियों के रंग भर जाते हैं। अब मैं स्नेहा के साथ खुशीपूर्वक जीवन बिता रहा हूँ।